अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि एक टॉपिक कवर करेगा जो है इन्फ्लेशन। इसके लिए हम ब्रायन टेटली की बुक यूज़ कर रहे हैं और पूरा कोर्स इसी बुक से कवर करेंगे। और आप लोगों के पास अगर ये बुक होगी तो आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को हम आम तौर पे महंगाई कह सकते हैं, लेकिन महंगाई बजाते खुद एक बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं है आजकल के दौर में इन्फ्लेशन को डिफाइन करने के लिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात आपको जब आप चैप्टर के एंड की तरफ जाएंगे तो समझ में आएगी। अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में जाएं तो इन्फ्लेशन जो है वो एक जनरल एंड परसिस्टेंट या सस्टेन्ड राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कीमतों का बढ़ना जो कि जनरल भी हो। जनरल का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हो कि किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ गई और दूसरी की नहीं बढ़ी, और ऐसा भी ना हो कि वो थोड़े से टाइम के लिए बढ़ी और फिर वापस आ गई। जनरल राइज हो, यानी ओवरऑल इकोनॉमी में चीज़ें महंगी हो रही हो और ये राइज परसिस्टेंट हो, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है। और इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक नज़र पेज नंबर 355 पे जो 355 पे जो इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है उसको पढ़ लीजिए। और एक बेसिक सी उसमें कुछ बातें हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उनको गो थ्रू कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने वो पढ़ ली हैं, और हम पहली बात जो अब करेंगे वो ये करेंगे कि इन्फ्लेशन मेजर कैसे की जाती है। इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हम बहुत सारे तरीके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लास्ट ईयर किसी चीज़ की प्राइस 100 थी और इस साल उसकी प्राइस 120 हो गई, तो कंपैरेटिवली 20% प्राइसेस जो हैं वो राइज हो गई। लेकिन अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो क्या हैं? फॉर एग्जांपल, उसके नेक्स्ट ईयर प्राइसेस जो हैं वो 120 ही रहीं, तो क्या हम यहाँ कहेंगे कि 0% इन्फ्लेशन है हमारे मुल्क में? कंपैरेटिवली जब आप पिछले 2 सालों से देखें तो नहीं, 0% तो नहीं है। जब कोई शख्स इनकम के किसी ऐसे स्टेज में था कि वो 100 रुपये की चीज़ से अपना गुजारा कर लेता था, और अब जब वो 120 की हुई तो उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो अभी आप ये कह सकते हैं कि जी 0% इन्फ्लेशन है, अब तो तुम्हारा गुजारा हो जाना चाहिए? जी नहीं। कंपेयर टू द इनिशियल स्टेज जबकि प्राइस 100 थी, अभी भी इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है, वही 20%। तो एक तो ईयर ऑन ईयर अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा तो है कि आपको ये तो पता चलता है कि पिछले साल से इस साल क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन आपको एक लॉन्गर पीरियड के ऊपर इन्फ्लेशन को देखना चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा सकें। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं हम चेंजेस इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये मुख्तलिफ़ टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है मुख्तलिफ़ फ़ैसले करने के लिए। ऐसा भी होता है कि प्राइसेस को हफ्तावार भी नोट किया जा रहा होता है कि वीकली इन्फ्लेशन कितनी हो रही है। ऐसा भी होता है कि मंथली बेसिस पे ये डेटा कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा भी होता है कि एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, और इसको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक प्राइस को फिक्स करके हर साल उस पुरानी प्राइस से कंपेयर किया जाता है कि कुछ शुरू में जो हमने प्राइस फिक्स की थी उसके मुकाबले में अब कितनी इन्फ्लेशन है। फॉर एग्जांपल, ये 2000 में अपने प्राइस फिक्स की, तो 2001 की भी प्राइस 2000 से कंपेयर की जाएगी, 2002 की प्राइस भी 2000 से कंपेयर की जाएगी, 2003 की प्राइस भी 2000 से कंपेयर की जाएगी। और नॉर्मली क्या होता है कि 10 साल तक प्राइसेस को एक ही साल से कंपेयर करते हैं, फिर 10 साल बाद उसको मूव करके आगे ले जाते हैं। जिस साल से उसको कंपेयर कर रहे होते हैं उसको बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस ईयर है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था कि जनरल राइज होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिसमें इन्फ्लेशन देखी जाएगी? तो इसका तयन जो है वो मुख्तलिफ इदारे करते हैं। हुकूमत भी करती है, और हुकूमत के साथ मुख्तलिफ ऐसे इदारे जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, वो भी देखते हैं कि इन्फ्लेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आने चाहिए। इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन का लोगों की वेलफेयर से बहुत ताल्लुक़ है। ये क्या बात हुई?
तो देखिए, जब हम ये तय करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मुल्क में तय हुआ कि जी इस दफ़ा लोगों की कम से कम आमदनी जो है वो 30,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी को सैलरी वेज पे रखेगा तो वो 30,000 से कम पैसे नहीं देगा। तो वो 30,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? तो एक अंदाज़ा लगाया गया कि जी जनरली जो लोगों को प्रोडक्ट्स कंज़्यूम करने होते हैं वो 30,000 में गुज़र बसर हो जाएगी, आटा, दाल, चावल, चीनी, बिजली का बिल, फ्यूल मिला के। अब नेक्स्ट 3 सालों में इन्फ्लेशन 30% बढ़ गई, तो अब क्या उनकी इनकम 30% से इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए? तो इस तरह के बहुत से फ़ैसले हैं जो कि करने होते हैं। तो इन्फ्लेशन की फ़िगर्स लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये तय करना कि किस-किस चीज़ में इन्फ्लेशन नोट की जाएगी, ये ज़रूरी है। तो इसकी एक बास्केट बनाई जाती है और मुख्तलिफ़ लोगों के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ़ बास्केट्स बनाई जा सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बास्केट, उसको हम कहते हैं सीपीआई, कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स क्यों कहते हैं, मैं अभी आगे समझाऊँगा। पहले ये समझ लें कि कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है। कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब वो गुड्स तमाम हैं जो जनरली एक दरमियाने तबके का इंसान कंज्यूम कर रहा होता है। उसमें तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, जो उस मुल्क के उस कल्चर के हिसाब से कंज्यूम होती हैं। तो ये कोई 300, साढ़े 300, 200, 250 मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ तरह से चीज़ें ली जाती हैं। इसमें ऐसी चीज़ों का इंक्लूड होना ज़रूरी है जिनका इम्पेक्ट लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है। तो कौन सी चीज़ें ली जाएँ, इसका फ़ैसला करना बहुत मुश्किल नहीं है। और तरीक़ाकार ये है कि देखा जाता है कि एक बेसिक हाउस होल्ड वाला, एक मिडल मैन जो है या मिडल टियर का जो आदमी है, वो अपनी तनख्वाह, अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन किस-किस चीज़ में ख़र्च कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 40% फूड आइटम्स पे ख़र्च करता है, वो 20% फ्यूल पे ख़र्च करता है, वो 10% एनर्जी पे ख़र्च करता है, जो भी उसकी बास्केट है। तो इसी तरह से वो तमाम चीज़ें ली जाती हैं जो इस तरह के हाउस होल्ड्स हैं वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, और ईयर ऑन ईयर इसको री-स्टडी भी करते रहते हैं ताकि ट्रेंड्स के साथ साथ कोई चीज़ इन हो गई और कोई चीज़ आउट हो गई तो उस हिसाब से उस चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे जो इन हो रही है। तो हमने समझा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे गुड्स होते हैं और इसी तरह से एक होती है एसपीआई, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है, वो चीज़ें ज़्यादा ली जाती हैं जिनकी प्राइस चेंज होने से बहुत सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट आ रहा होता है, जैसे फ्यूल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जैसे कि शुगर, वीट है, इनसे भी बहुत सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट पड़ता है। इसी तरह से एक होता है प्राइस इंडेक्स जिसको कि हम कहते हैं फूड प्राइस इंडेक्स। एक होता है जिसको हम कहते हैं, इसमें खाली फूड आइटम्स लिए जाते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई, खाली वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स। अच्छा, वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ कि जिन चीज़ों की प्राइस बढ़ने से हाउस होल्ड पे इम्पेक्ट ज़्यादा आएगा, उन चीज़ों का असर प्राइस इंडेक्स में ज़्यादा लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नमक की कीमत 30% बढ़ गई, लेकिन नमक हमारे इनकम का बहुत कम परसेंट इस्तेमाल करता है, तो उसका असर कम होना चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल की कॉस्ट 10% बढ़ गई, लेकिन वो हमारी इनकम का बहुत ज़्यादा परसेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा नज़र आना चाहिए। तभी फेयर होगा ये प्राइस का इंडेक्स जो हम बना रहे होंगे। तो अच्छा, इस वेटेड एवरेज को हम सीपीआई में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एसपीआई में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एफपीआई में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यानी जब सीपीआई निकाल रहे हों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हों, तो उस वक्त उसको वेटेड एवरेज के हिसाब से निकाला जाए, ये पॉसिबल है। अब हम ज़रा प्राइस इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि इंडेक्स क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने 4 आइटम्स सेलेक्ट किए हैं: क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फूड एंड ट्रैवल। और एक साहब या एक हाउस होल्ड की एक एवरेज इन्होंने अंदाज़ा लगाया या मालूम किया कि 25% क्लोथिंग और फुटवेयर पे इस्तेमाल कर रहे थे, 15% हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज पे कर रहे थे, 40% फूड पे कर रहे थे, 20% ट्रैवल पे कर रहे थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 100% का बनता है कंजम्पशन। तो इसी हिसाब से वेटेड एवरेज करके
कैसे प्राइसेस का चेंज निकाला जाएगा, ये देखिए आप कि इन्होंने क्या किया कि इस कमोडिटी की, जो कि ये क्लोथिंग और फुटवेयर है, उसकी इन्होंने एक एवरेज प्राइस निकाली है, $40 की है इस वक्त। फिर इन्होंने हाउस होल्ड गुड्स और सर्विस की प्राइस निकाली है, $60 की है। फिर इन्होंने फूड की निकाली तो $5 की निकली। फिर इन्होंने ट्रैवल की निकाली तो $20 की निकली। एवरेज निकाला है इन्होंने। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये रियल फिगर्स नहीं है। तो समझ लीजिए कि अगर ये प्राइसेस हैं और इतना परसेंट ऑफ इनकम खर्च हो रही है इन चीज़ों पर, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इस प्राइस को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से वेट्स असाइन हो गए। यूं ओवरऑल बास्केट के कुछ रेट्स निकले कि $40 का फुटवेयर और क्लोथिंग है, लेकिन खाली 25% ऑफ इनकम इस पर खर्च होती है, तो इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया $10। यूं सारी चीज़ों के आंसर्स निकाल के इन्होंने एक प्राइस निकाली जो इस साल की प्राइस है। $25 हमारे खर्च होते हैं किसी नॉर्मल हाउस होल्ड में अपना गुजर बसर करने के लिए। ये ज़ाहिर है रियल फिगर नहीं है, $25 तो खर्च नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए बहुत काफ़ी है। अब जब प्राइसेस बढ़ी तो क्या हुआ देखिएगा ज़रा। ये प्राइसेस बढ़ी, और अगर आप गौर करें तो मैं दोनों शो करता हूँ। ये 25, 10, 50 और 15 है, ये इनकी कंजम्पशन पैटर्न है। और प्राइसेस ये रही 40, 90, 8 और 20 अब हो गई। पहले कितनी थी? 40, 65 और 20। ठीक है, तो प्राइसेस में कुछ चेंज आया, लेकिन साथ साथ आप ये देखिएगा कि ये भी विजिबल हुआ कि कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंज आया। 25%, 15%, 40%, 20% था, अब हो गया 25%, 10%, 50%, 15%। तो कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंज आया, और आपके जो प्राइसेस हैं उनमें भी चेंज आया। तो अब इस नए कंजम्पशन पैटर्न को नई प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, वही फार्मूला जो पहले किया था, और टोटल बास्केट का अब निकालेंगे कि क्या वेट आया या क्या प्राइस आई। तो ये $27 आई। तो दिस मीन्स कि पिछले साल जो भी कंज्यूम करने के लिए, अपनी अपनी डे टू डे गुजर बसर करने के लिए एक एवरेज हाउस होल्ड को अगर $25 खर्च करने पड़ रहे थे, तो इस साल एक एवरेज हाउस होल्ड को अपनी गुजर बसर करने के लिए $27 खर्च करने पड़ रहे हैं। यूं हम देखते हैं कि ये पहले साल को अगर हम 100 मान लें, तो दूसरे साल में जो चेंज आया वो पहले साल की प्राइस, उसको डिवाइड करेगी नए साल की प्राइस को, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आया 108। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स एन 8% चेंज इन द प्राइसेस। तो 8% इन्फ्लेशन है। इस 8% इन्फ्लेशन को पिछले साल को चूंकि हमने 100 माना था कि बेस को हम 100 कहते हैं, तो इस साल को हम 108 कहेंगे। इस शक्ल में डेटा को गैदर करते चले जाना इंडेक्स बनाना कहलाता है। अगले साल फिर हमने कैलकुलेशन की और वो 27 से 30 हो गई। तो डिवाइड हम वही बेस ईयर से करेंगे जो हमने पहला साल लिया था, और फिर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो जो चेंज आया है वो एक्चुअली 5 का चेंज आया है। बेस ईयर के मुकाबले में 5 का चेंज आ गया, $5 का, तो विच इज़ 20% ऑफ फ्रॉम द बेस ईयर। तो अब इंडेक्स को हम कहेंगे 120 हो गया। तो इस तरह से हम हर हर साल बेस ईयर से अपने आप को कंपेयर करते हुए, और बेस ईयर को 100 कहेंगे तो उसको 100 के हिसाब से हर साल की इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड करेंगे। पहले साल 108, फिर 120, फिर फॉर एग्जांपल 5% और बढ़ गई बेस ईयर के मुकाबले में, तो 125 हो जाएगी। और यूं हम अपनी इस फिगर से बता सकेंगे कि बेस ईयर के मुकाबले में इस साल कितनी इन्फ्लेशन है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये बेस ईयर कुछ अरसे बाद चेंज हो जाएगा, 10 साल के बाद आमतौर पर ऐसा किया जाता है। तो यूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कोई और इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। अब आप एक काम कीजिए कि एक्टिविटी नंबर 4.19 जो कि पेज नंबर 358 पे है इस वक्त मेरे पास, तो आप उसको ज़रा रीड कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, इसकी वजह से अब आपको आसान लगेगी। उसको गो थ्रू कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्राइस इंडेक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हाउ अ प्राइस इंडेक्स इज़ यूज्ड।
सबसे पहले प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो इट्स एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है या इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्राइस इंडेक्स देख के हो जाती है। इन्फ्लेशन होने से क्या फ़र्क पड़ता है? इन्फ्लेशन होने से फ़र्क पड़ता है कि हमें पता है कि अगर इन्फ्लेशन होगी तो इकोनॉमी में जो पुअर हैं उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं होगी, जो पॉवर्टी लाइन के करीब या उससे नीचे रहते हैं उन लोगों को मुश्किल हो रही होगी। इसी तरह से इन प्राइस इंडेक्स की इंफॉर्मेशन से हमें एक और बात पता चलती है, विच इज़ अ प्राइस और यू कैन से जीडीपी डिफ्लेटर। क्या मतलब वो डिफ्लेटर? एक हुकूमत आई, उसने कहा जी पिछले साल हमारी जो है वो 3.2 ट्रिलियन की, या आसान फिगर लेते हैं यार मुश्किल हो जाएगी, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, इस साल जो है वो 2.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। जनाब हमने अपनी प्राइसेस के थ्रू मेजर किया, एक्सपेंडिचर मेथड से मेजर किया जीडीपी, और हमने देखा पिछले साल 2 ट्रिलियन के एक्सपेंडिचर से इस साल 2.2 ट्रिलियन के एक्सपेंडिचर हैं, तो हमारी इकोनॉमी 10% से ग्रो कर गई। तो भाई जब आप एक्सपेंडिचर मेजर करते हैं तो वो तो मार्केट प्राइसेस से मेजर करते हैं। पता है चला कि सीपीआई को देखा तो सीपीआई जो है वो 10% थी। तो 10% तो जो चीज़ों की कीमत बढ़ी उसी की वजह से ये डेटा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। पिछले साल आपने नोट किया था तो 2 ट्रिलियन था, इस साल उन्हीं चीज़ों की प्राइस चूँकि बढ़ गई थी तो वो वही चीज़ें 10% ज़्यादा नज़र आ रही थी, तो 2.2 ट्रिलियन आ रहा था। एक्चुअली आपके मुल्क में प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। तो यूं प्राइस इंडेक्स ने हमारे जीडीपी की फिगर को डिफ्लेट कर दिया, उसकी हवा निकाल दी। तो इस काम के लिए यूज़ किया था। अब दुनिया भर में जहाँ भी कोई अपने मुल्क के जीडीपी के बारे में कहता है तो वो रियल जीडीपी की बात करता है। तो जीडीपी दो होते हैं, नॉमिनल, जबकि एक्चुअल मार्केट प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाए, फिर उसमें से माइनस किया जाता है प्राइस इंडेक्स को। तो जब प्राइस इंडेक्स माइनस होता है तो पता चलता है असल में जीडीपी कितना बढ़ा। लेट सपोज ये 10% से जीडीपी बढ़ा था और प्राइस इंडेक्स 8% पे था, तो हम कहेंगे रियल जीडीपी भाई असल में सिर्फ 2% बढ़ा है। तो यूं जो हमारा प्राइस इंडेक्स है वो हमें हेल्प करता है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने में, तो रियल जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट करने में। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जब हम देखते हैं तो हम सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तीसरी बात ये कि ये हमें हेल्प करता है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को इंडेक्स करने में। ये इंडेक्स करना, एक तो इंडेक्स कैलकुलेट करना है और एक है इंडेक्सेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स और एग्रीमेंट्स विद दी सीपीआई या एनी अदर प्राइस इंडेक्स। ये क्या बात हुई? मसलन एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि मैं आपको $10,000 या ₹100,000 सैलरी दूंगा, और इस सैलरी को मैं इंडेक्स करूंगा सीपीआई से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100,000 मैंने आपको सैलरी दी और इस साल 10% इन्फ्लेशन हुई, तो मैं ऑटोमेटिकली इसको 110,000 कर दूंगा, और ये आपकी सैलरी का इंक्रीज नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि पुरानी सैलरी ही है। तो इन्फ्लेशन से आपको बचाने के लिए, आपकी रियल सैलरी को एक्चुअल उतना ही रखने के लिए कि आप जब 1 लाख में जितना ख़रीद रहे थे, अब महंगाई हो गई तो आप वो नहीं ख़रीद सकेंगे, तो उसी हिसाब से हमने इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी सैलरी को एडजस्ट कर दिया। इसको इंडेक्सेशन कहते हैं। तो ये इंडेक्सेशन ख़ास तौर पे ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के साथ जिनकी के जो कि पॉवर्टी लाइन के करीब हों, या जो कि ऐसे हमारे रीजन्स हों जो कि सेंसिटिव रीजन्स हैं, या इट्स अ चांस कि उन वो ज़्यादा हर्ट होंगे इन्फ्लेशन से। फॉर एग्जांपल पेंशनर्स, पेंशनर्स ऑलरेडी कम कमा रहे होते हैं, उनकी पेंशन्स बहुत हाई नहीं होती, तो पेंशनर्स को की जो पेंशन है उनको इंडेक्स किया जाता है अच्छे मुल्कों में। इसी तरह से जो लोएस्ट सैलरी लेने वाले हैं, जिनको हम कहते हैं मिनिमम वेज वाले, तो मिनिमम वेज वालों को भी इंडेक्स किया जाता है कि भाई इनकी मिनिमम वेज जितनी भी होगी वो हर साल इन्फ्लेशन से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाया करेगी। तो ऑटोमेटिकली इस तरह से चेंज हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन या फाइट नहीं करना पड़ता अपनी वेजेस के लिए। परफॉर्मेंस अच्छी होने पे जब राइज मिलता है तो वो इसके अलावा होगा, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन अच्छे मुल्कों में इस तरह से होता है। अब हमारे मुल्क में एक ट्रेंड निकला है
कि अपनी प्राइस, अपनी वेजेस या सैलरीज को, वेजेस तो खैर बेचारे वो लोग नहीं कर पाते, अच्छे लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वही कर पाते हैं, कि अपनी सैलरी को इन्फ्लेशन प्रूफ करने के लिए सीपीआई से तो आप इंडेक्स कर नहीं पाते, तो फिर आप एक काम करते हैं, आप हमारे मुल्क में डॉलर से पैग कर लेते हैं। आप ये कहते हैं कि जब हमारे मुल्क में महंगाई होती है तो डॉलर भी महंगा हो जाता है, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप हमें सैलरी डॉलर में कन्वर्ट करके दें। यानी आप ये नहीं बताएं कि आप मुझे 100,000 दे रहे हैं या 200,000 दे रहे हैं, आप मुझे बताएं कि कितने डॉलर में सैलरी दे रहे हैं, दें रुपए में ही, लेकिन ये बताइए कि डॉलर में उसकी क्या वर्थ है, और फिर डॉलर से कन्वर्ट करके रुपए में दे दें। तो यूँ जब महंगाई होगी तो डॉलर भी महंगा हो जाएगा, खुद ब खुद सैलरी एडजस्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ इंडेक्स लिंकिंग योर सैलरीज। ठीक है जी। इसी तरह से टैक्सेबल इनकम को भी इंडेक्स किया जा सकता है। आपने कहा इतनी इनकम पे टैक्स लगेगा, भाई अब उस इतनी इनकम में कुछ आ ही नहीं रहा, महंगाई इतनी हो गई, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होनी चाहिए ये फिगर्स। अब जब आप इंडेक्सिंग करते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको। वो क्या बातें हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके ट्रेंड्स, फैशन और आपके जो टेस्ट्स हैं, कल्चर है, इसके चेंज की वजह से जिन चीज़ों को आपने पहले वेट्स जो असाइन किए थे या जो गुड्स बास्केट में लिए थे, इसको बार बार चेक होते रहना चाहिए कि पता चले आप कंज्यूम कुछ और कर रहे हैं और बास्केट में कुछ और है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का चेंज भी इसी तरह का चेंज लेके आता है कि जिसकी वजह से पहले जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब वो एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट करने की वजह से लोग वो ख़रीद रहे हैं, और हमारे तो सीपीआई में वो मौजूद ही नहीं है, जबकि लोगों की कंजम्पशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गई है वो चीज़। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल जो है ना, वो है मोबाइल फ़ोन बैलेंस। पहले लोग नहीं यूज़ करते थे, अब हर शख्स यूज़ कर रहा है, इंटरनेट की सर्विस को अवेल कर रहा है, पहले नहीं करते थे। तो इसी तरह से एक और चेंज जो है वो पॉपुलेशन के अंदर जब चेंज आता है तब भी ये चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि पहले फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन थी, उसमें ज़्यादा यंग थे। अब वेस्टर्न पॉपुलेशन की बात कर लें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन चीज़ों को थी जो यंग जनरेशन ज़्यादा इस्तेमाल करती है। अब उनका पॉपुलेशन पैरामिड यूं से यूं हो गया, तो अब ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो एजिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें मेडिसिन या इस तरह की चीज़ों की इंक्लूजन ज़्यादा होनी चाहिए, उनको ज़्यादा वेट असाइन करना चाहिए। तो सिमिलरली एक और चीज़ है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वालिटी चेंज हो गई, आपने चीज़ें वही रखी, लेकिन अब चूंकि उनकी क्वालिटी चेंज हो गई है तो उनकी कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो गया है। उनकी कंजम्पशन या तो उनकी क्वालिटी कम होने की वजह से बढ़ गई है, या लोगों ने जो है वो अपना स्पेंडिंग पैटर्न ही चेंज कर लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को ख्याल में रखते हुए, जहन में रखते हुए, जितने भी अच्छे मुल्क हैं वो जब सीपीआई कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो बास्केट है उसका रिवीजन करते रहते हैं, और सर्वेज होते रहते हैं कि इस वक्त क्या ज़रूरी है लोगों के लिए, और किस चीज़ को हम ज़्यादा बेहतर है कि इंक्लूड करें या किस चीज़ को कितना वेट असाइन करें। तो ये बात तो हमने कर ली कि इन्फ्लेशन कैसे मेजर की जाती है। अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन की कॉजेज़ क्या होती हैं। ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। क्यों मज़ेदार है? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट और नॉन इकोनॉमिस्ट की जो ख़्याल है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस का महंगा होना, प्राइसेस का बढ़ जाना। पुराने ज़माने में बार्टर ट्रेड होती थी। अगर मैं आलू और प्याज की ट्रेड की बात करूं, तो आलू और प्याज, अगर एक इकोनॉमी में 10 आलू और 10 प्याज उगते हैं तो एक आलू एक प्याज के बराबर हुआ, ये प्राइस सेट हो गई। किसी साल आलू कम हो गए और 5 आलू उगे तो एक आलू 2 प्याज के बराबर हो जाएगा। तो यूं आलू की इन्फ्लेशन हो गई, आलू महंगा हो गया। लेकिन हमारे इकोनॉमीज़ में, इतनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जनरली, जो ख़ासतौर पर सेकेंडरी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो तो एक कांस्टेंट स्पीड से प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली उसकी प्रोडक्शन में कमी ऐसे सीजनल नहीं होती, उसके बावजूद इन्फ्लेशन होती है। तो उसकी वजह क्या है?
तो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह अब हमारे दौर में जो इन्फ्लेशन की है, हमारे टाइम्स में जो इन्फ्लेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट वजूहात में से एक वजह है, वो है मनी सप्लाई। क्या मतलब हुआ इस बात का? चूंकि वो पैसे जो हमारे पास मौजूद हैं, जब हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की, कोई जॉब की और हमें पैसे मिले 100,000 रुपीज़, तो उन पैसों से लेट सपोज हमें हमारा एक महीने का गुजर बसर हो जाती है। गवर्नमेंट ने सब लोगों को 100,000 रुपीज़ दिए और सब ने अपने अपने एक महीने की बचत कर ली। ठीक है, लेट सपोज इस इकोनॉमी में 10 लोग थे, तो 100,000 यानी 1 मिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट ने मार्केट में अवेलेबल किए, और 1 मिलियन रुपीज़ के अगेंस्ट जो है वो 1 मिलियन की चीज़ें बिक रही थी। अचानक से गवर्नमेंट ने कहा कि अब मैं 1 मिलियन और प्रिंट करके मार्केट में अवेलेबल कर देती हूँ, या किसी ख़ास तबके को ज़्यादा अवेलेबल कर देती हूँ। जब 1 मिलियन की चीज़ें पहले आ रही थी, अब कोई चीज़ की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, जो गुड्स एंड सर्विसेज थे उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, बल्कि पैसे बढ़ गए मार्केट में। पहले 1 मिलियन थे, अब 2 मिलियन हो गए। तो वही लोग उन्हीं चीज़ों को ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे उनके पास अवेलेबल हैं, तो उनमें से शुरुआत करेंगे, कुछ लोग ज़्यादा ले लेंगे। जब कुछ लोग ज़्यादा ले लेंगे तो मार्केट में चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, तो बाकी लोग उसके लिए ज़्यादा पैसे पे करना चाहेंगे या पे कर सकेंगे, क्योंकि मार्केट में पैसे ज़्यादा आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ब खुद डिमांड क्रिएट होने की वजह से, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होने की वजह से चीज़ों की प्राइसेस ऊपर की तरफ पुश होंगी। तो ये हमारे दौर का सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन होने का, कि चीज़ों की प्राइसेस इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा देती है। अब गवर्नमेंट मनी सप्लाई क्यों बढ़ाती है, ये लॉजिकली अगला सवाल आपका यही होगा। तो चूंकि हमारे यहाँ, हमारी इस दुनिया में, आजकल के कल्चर में गवर्नमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट होती हैं, और इलेक्ट होने के लिए उनको पॉलिटिकली ऐसा दिखाना पड़ता है कि हम बहुत अच्छी गवर्नमेंट हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए वो इकोनॉमी को आर्टिफिशियली बूस्ट करना चाहते हैं। अगर अचानक से गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा दे, अच्छा मनी सप्लाई बढ़ाए कैसे? तो बहुत आसान है, जैसे कि अभी ही रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्केट में चीप लोन अवेलेबल कर दिया बैंक्स को। सेंट्रल बैंक ने, जो गवर्नमेंट की तरफ से मोटिवेटेड था, उसने मार्केट को चीप लोन, मार्केट में बैंक्स को चीप लोन दे दिया। जब चीप लोन उसने मार्केट में बैंक्स को दिया, तो अब वो बैंक्स कह रहे हैं कि हम भी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कहा कि हम 5% पे आपको बैंक्स को लोन दे रहे हैं। बैंक्स ने कंज्यूमर से कहा कि हम 7% पे आपको लोन दे रहे हैं। ये 2% जो बैंक ने अपने प्रॉफिट के तौर पे रखा है, इसको स्प्रेड कहते हैं, बैंक का स्प्रेड कहते हैं। तो बैंक ने अपना स्प्रेड रखते हुए चीप लोन अवेलेबल कर दिया मार्केट में। हर एक को कह रहे हैं ठीक है, बहुत पैसा है हमारे पास, हमसे लोन लो। जब लोगों ने वो लोन लिया, तो पहले वो बंदा जो 100,000 कमाता था पर मंथ, लोन लेने की वजह से अब वो 150,000 कमा रहा है, लेट सपोज। उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास 150,000 पर मंथ आ गए, तो वो उससे एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद रहा है। जब वो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद रहा है, तो प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी थी। प्रोडक्शन के ना बढ़ने के बावजूद जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी। आप डिमांड सप्लाई की बेसिक लॉजिक से समझ सकते हैं कि अगर डिमांड सप्लाई को देखें और डिमांड इंक्रीज कर दें, तो जो है वो पहले प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लैग करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट यूँ, और भी तरीके हैं मनी सप्लाई बढ़ाने के, लेकिन आसान तरीन अंदाज से मैंने आपको समझाया कि गवर्नमेंट जो है वो चीप क्रेडिट अवेलेबल करती है और इस तरह से मनी को मार्केट में इंजेक्ट कर देती है। जब गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा, तो लोगों को अचानक से फील हो रहा होगा, अरे वाह, इतना सस्ता लोन, तो हम गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो उनमें एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि मार्केट में देखो कितनी चीज़ें हमें आसानी से अवेलेबल हो रही हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल मोटिवेशन जो है वो मनी सप्लाई बढ़ाने का एक वजह बनती है। और भी वजूहात हैं, उसके ऊपर हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन मनी सप्लाई का बढ़ना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का बाइस बनता है। गवर्नमेंट के मनी सप्लाई बढ़ाने के जो रीजंस हैं, उसमें से नंबर 1 पॉलिटिकली मोटिवेटेड
पॉलिटिकल मोटिवेशन, या इकोनॉमी में ऑलरेडी हमने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ गई है, एक एक इकोनॉमी का जीडीपी ऑलरेडी बढ़ गया है, उनके मुल्क में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट उसको देखते हुए भी बाज़ औक़ात सप्लाई के बढ़ने को देखते हुए भी कहती है कि फिर अकॉर्डिंगली डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर वाकई सही मानों में अवेलेबल कर देती है एक्स्ट्रा मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई बढ़ाती है गवर्नमेंट। ये मनी सप्लाई का बढ़ाना ठीक है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ज़्यादा हो गए हैं, इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, इकोनॉमी पहले से बेटर ऑफ है, जीडीपी ग्रो किया है, तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई बढ़ा दी। और इसी तरह से गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है जब उस पर ये प्रेशर होता है कि वर्कर्स को ये फील हो रहा होता है कि दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही हुआ एक तरह से देखें तो। ठीक है जी, इसीलिए हम ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट के एक मॉनेटरी रूल है। मॉनेटरी रूल क्या है कि आप मनी सप्लाई इतनी बढ़ाओ जितना आपका जीडीपी बढ़े, उससे कम भी ना बढ़ाओ, उससे ज़्यादा भी ना बढ़ाओ। कम क्यों ना बढ़ाओ? कम इसलिए नहीं बढ़ाओ कि अगर इकोनॉमी में 100 के गुड्स बन रहे थे और 100 मनी सप्लाई थी, अब गुड्स 120 के बन रहे हैं लेकिन मनी सप्लाई उतनी ही है, तो क्रंच क्रिएट होगा। गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगी लेकिन उसके ख़रीदार उस सारी चीज़ें ख़रीद नहीं सकेंगे, एक्सेस प्रोडक्शन बची रह जाएगी, जो कि प्रोड्यूसर को डिसइंसेंटिव क्रिएट करेगी और वो प्रोडक्शन के को बढ़ाने से मज़ीद रुकेगा, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए आपको कम अज़ कम इतनी तो बढ़ानी पड़ेगी कि ये बैलेंस हो सके। तो कम अज़ कम मनी सप्लाई हमेशा उस रेट से बढ़ाई जाती है जिस रेट से कि जीडीपी ग्रोथ होती है, उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि अगर हर साल थोड़ी सी इन्फ्लेशन हो, 1%, 2%, 2.5% इन्फ्लेशन हो, तो ये एक इंसेंटिव होता है प्रोड्यूसर के लिए कि वो और प्रोड्यूस करता है। तो इकोनॉमी का अब जो हमारी आजकल की इकोनॉमीज़ हैं, इसमें हमने लर्न किया कि थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी इंसेंटिव प्रोड्यूसर्स के पास होना चाहिए, इससे इकोनॉमीज़ अच्छी चलती हैं। तो इसलिए इतना कि जीडीपी से थोड़ा सा बढ़ता हुआ मनी सप्लाई को आप रखें तो दैट्स गुड, दैट्स फाइन। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशनरी पुश मिलेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, मतलब अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ाएंगे, कम रखेंगे, तो फिर डिफ्लेशनरी पुश मिलेगा। डिफ्लेशनरी पुश क्या होता है इस पर हम आगे पूरा हमारा टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि एक मनफी तासुर आएगा प्रोड्यूसर्स के ऊपर कि हमें शायद प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी चाहिए। अच्छा, इसी के हवाले से इन्फ्लेशन की कॉजेज़ में हम देख रहे थे, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मनी मनी सप्लाई का बढ़ना एक कॉज थी। मनी सप्लाई या मॉनेटरी फैक्टर्स कह लें इसको, खाली मनी सप्लाई कहना काफ़ी नहीं है, तो मॉनेटरी फैक्टर्स भी कह सकते हैं। दूसरा रीज़न जो है इन्फ्लेशन के बढ़ने का, वो है डिमांड पुल। अब डिमांड, ऐसा हो सकता है कि मनी सप्लाई ना बढ़ी हो फिर भी डिमांड बढ़ जाए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे ज़रूर हैं कि जो मनी सप्लाई ना बढ़ने के बावजूद डिमांड इंक्रीज़ करने का बायस बने हों। उनमें से एक हो सकता है कि कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री में निकल आए हैं किसी एरियाज़ के अंदर, वहाँ के लोग खुशहाल हो गए हैं तो नेचुरली उनकी डिमांड बढ़ गई है, या इंटरनेशनली कोई ऐसी उनको सैलरीज मिलना शुरू कर दी हैं, लोग आईटी इनेबल्ड हो गए हैं, वो बाहर से कमा रहे हैं, अब उनके पास पैसे ज़्यादा फील हो रहे हैं उनको, तो समहाउ डिमांड बढ़ गई है, उससे भी इन्फ्लेशन नेचुरली होगी। वो तो आपको डिमांड सप्लाई के कर्व से नज़र आ ही रहा है कि अगर डिमांड मॉनेटरी पुश के बजाय डायरेक्टली भी बढ़ रही हो, किसी और रीज़न से ही बढ़ रही हो, तब भी जैसे कि सीजनल डिमांड बढ़ रही है तो उससे सीजनल इन्फ्लेशन हो सकती है। एक और इन्फ्लेशन का फैक्टर है, वो है कॉस्ट पुश। अच्छा, इसमें हमने सीजनल का लफ्ज़ यूज़ किया। सीजनल इन्फ्लेशन भी एक टर्म होती है, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, वैसे सीजनल इन्फ्लेशन भी होती है। और आप गेस कर सकते होंगे, सर्दियों में स्वेटर्स की प्राइस बढ़ना सीजनल इन्फ्लेशन है स्वेटर्स की, या गर्मियों में आइसक्रीम की प्राइस बढ़ना मे बी। अच्छा, तो
एक तीसरी जो रीज़न है, इन्फ्लेशन का तीसरा रीज़न है, वो कॉस्ट पुश है। समहाउ प्रोड्यूसर को पहले से महंगा पड़ रहा है प्रोड्यूस करना, तो कॉस्ट बढ़ गई उसकी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी। अब प्रोड्यूसर्स को क्यों महंगा पड़ रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट हो रहे हों, तो प्रोड्यूसर्स को वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे पड़ रहे होंगे। एक रीज़न हो सकता है गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बढ़ा दी, तो कॉस्ट पुश हो जाएगी, लोगों को, प्रोड्यूसर्स को महंगा पड़ेगा। तो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे प्रोड्यूसर को एनर्जी महंगी पड़ रही है, प्रोड्यूसर को फ्यूल महंगा पड़ रहा है, प्रोड्यूसर को किसी भी वजह से चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल महंगा होता है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पुश होने की वजह से इन्फ्लेशन होती है। उसको भी आप डिमांड सप्लाई कर्व में देख सकते हैं कि अगर सप्लाई श्रिंक हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है सप्लाई की, तो प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, P1 से P2। ठीक है जी। अच्छा, और क्या कोई और रीज़न भी हो सकता है इन्फ्लेशन का? यस, इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारे मुल्क में बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे मैंने कहा, मनी सप्लाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ इंटरनेशनल फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है कि आपका मुल्क बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई कर रहा है कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कि वो बाहर से मंगाता है। जैसे हमारे केस में हम फ्यूल बाहर से मंगाते हैं, उस पर बहुत हैवीली रिलाई करते हैं। और फ्यूल एक ऐसी बॉटल नेक है, बॉटल नेक पता है ना किसे कहते हैं? एक ऐसी चीज़ जहाँ से हर चीज़ को होकर गुजरना पड़े। तो फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी तो हर चीज़ ही फ्यूल से अफेक्टेड है, तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी। एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ेगी, हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ चूँकि हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट है एक तरफ फ्यूल पे इंटरनेशनली, और भी बहुत सारे बड़े मेजर चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं। ख़ास तौर पे जब से हमारा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली हम चाइना से सस्ती चीज़ें मंगा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रोडक्शन सेकेंडरी गुड्स हम चाइना से मंगाते हैं। जब चाइना में महंगाई होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ महंगाई होगी। जब हमारे पास फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे मुल्क में महंगाई होगी। तो ये महंगाई जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट को पुश करती है सबसे पहले। और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक पार्ट है। तो लॉजिकली आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ ही रही होगी। और इसी से रिलेटेड आपको पता है कि इंटरनेशनली इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ी है चाइना की वजह से। वो क्यों? कि पहले एक ज़माना था जब कि चाइनीज़ लेबर $0.5 की वेज लेता था, और जिसकी वजह से दुनिया भर में चाइनीज़ बूम आया, सब जगह महंगाई कम हो गई क्योंकि हर कोई चाइना से प्रोडक्ट बनवा रहा था, और चाइना से प्रोडक्ट बनवाना सस्ता पड़ रहा था, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाइना में भी वेजेस बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, और इस वक्त जो है वो $3 प्लस और मे बी अराउंड $4 या उससे भी कुछ ऊपर जो है वो वेज चल रही है लेबर की, जो इंडस्ट्रियल लेबर है। तो जिसकी वजह से जो चाइना से प्रोड्यूस करवा रहे थे उनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई, और इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ही चाइना से प्रोडक्शन जा रही थी, तो पूरी दुनिया में ही जो प्राइसेस हैं वो ऊपर मूव की। और अब चाइना की सिचुएशन ये है कि उसके आसपास के बहुत से दूसरे मुल्क हैं जहाँ पे कि अभी भी 0.5 या $0.75 की वेज चल रही है। तो उस सूरत में ज़्यादा अट्रैक्टिव है उन लोगों के लिए कि वो चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालें और उन दूसरे मुल्कों में चले जाएं। लेकिन दूसरे मुल्क को जाने में एक प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने जब इतना पुल की थी इन्वेस्टमेंट, वो ऐसे पुल की थी कि उसने तमाम दुनिया के जो इन्वेस्टर्स थे उनको एनर्जी बड़ी सस्ती दी थी, ज़मीन बड़ी सस्ती अवेलेबल कर दी थी, टेक्नोलॉजी उनके पास ज़बरदस्त थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी को धड़ाधड़ अपने पास इम्पोर्ट किया। अब अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है जी हम युगांडा चले जाते हैं, हम श्रीलंका चले जाते हैं, श्रीलंका में इस वक्त एनर्जी प्रॉब्लम है, श्रीलंका में इस वक्त वेज तो बहुत कम है, वेज तो वहाँ 0.5 होगी, लेकिन वहाँ पे वो टेक्नोलॉजिकल सेटअप मौजूद नहीं है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ लग सकें।
तो दिस मीन्स कि इतना आसान भी नहीं है चाइना से निकलना, तो मजबूरन जो इनकी हाई वेज है वो इम्पेक्ट कर रही होगी हर उस मुल्क से जो चाइना से इंपोर्ट करता है, और वो कौन सा मुल्क है जो चाइना से इंपोर्ट नहीं करता। इसी बात पे आप एक केस इन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर 363 पे। तो 363 पे जो केस दिया हुआ है एग्जिट द ड्रैगन, इसको पढ़िए और ये जो मैंने बातें की हैं आपको कुछ समझ में आएंगी, पढ़ लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन पे। बहुत मुश्किल नहीं है इन्फ्लेशन को समझना। एक दफ़ा आपने डिफाइन कर लिया ना इन्फ्लेशन क्या है, यहीं पे बस प्रॉब्लम था। उसके आगे इन्फ्लेशन के असरात हम सब देखते हैं, हमें डे टू डे हम उसको भुगत रहे होते हैं, इसलिए हमें इतना मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, इन्फ्लेशन उन मुल्कों के लिए ज़्यादा बड़ा मसला है जहाँ नॉर्मली इन्फ्लेशन नहीं होती। लोगों ने प्लान की होती है अपनी लाइफ ऐसी कि इन्फ्लेशन तो नहीं होने जा रही, जब वहाँ इन्फ्लेशन होती है तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है, क्योंकि लोग अपनी 100% इनकम को जो है ना वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि मैं इससे ये लूँगा, क्योंकि खाना तो आ ही जाएगा ना, खाना तो इतने डॉलर का आ ही जाता है तो वो तो मसला नहीं है, तो बाकी पैसे पूरे पूरे खर्च कर रहे होते हैं लोग। सेविंग उन मुल्कों में कम होती है जहाँ ट्रेडिशनली उनको याद होता है कि इन्फ्लेशन नहीं हो रही। फिर जब वहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही होती है, चूंकि उनके पास एक्सेस पैसे बचे हुए ही नहीं होते, तो वो बिल्कुल ही एकदम से ही क्रंच में आ जाते हैं। तो यूके में अभी रिसेंटली जब ब्रेक्सिट हुआ था, जब उन्होंने ईयू से, यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग किया था, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आया था, तो एकदम से ही लोगों को फूड के प्रॉब्लम हो गए थे कि खाना कैसे खाएंगे भाई, क्योंकि वो अपनी सारी इनकम ऑलरेडी एलोकेट कर चुके थे ऐसी चीज़ों में कि अब उनके पास पैसे नहीं बचते थे कि वो खाना अगर महंगा हो गया तो उस पर खर्च करें। सिमिलरली अभी रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई है, इसकी वजह से यूरोप में जो फ्यूल जा रही थी, गैस सप्लाई जा रही थी, वो रशिया से होती हुई जा रही थी, वो मुतासर हुई। उसकी वजह से गैस प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस बढ़े, तो भाई बड़े बड़े घरों में लोग जो हैं वो एकदम से ऐसी कंडीशन में आ गए जिसको हम कहते हैं ना हैंड टू माउथ हो गए, कि वो फ्यूल प्राइस नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। और यूरोप के अंदर अगर आप फ्यूल प्राइस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हीटिंग नहीं करेंगे अपने घर को, तो आप मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन जो है वो प्रॉब्लम करती है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इन्फ्लेशन लो होगी, कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर रहे हैं हम, जब इन्फ्लेशन लो होगी 2.5% तक होगी तो विद दिस इज़ गुड। लेकिन जब इन्फ्लेशन इससे ऊपर जाना शुरू करेगी तो फिर नेचुरली बहुत आसान है समझना कि इन्फ्लेशन की क्या कॉस्ट होंगी। तो सबसे पहले तो पर्सनली अगर आप देखें पर्सनल कॉस्ट्स, तो वो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे, बहुत से लोग, ठीक है। मेंटल डिस्टरबेंस हो जाएगी, मेंटल इश्यूज होंगे, लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में होता है वैसे हाई इन्फ्लेशन में भी होता है, ठीक है। तो नाउ योर मनी इनकम बाइज लेस एवरी ईयर बिकॉज देयर इज हाई इन्फ्लेशन। और इसी तरह से पर्सनल जो लॉस है उसमें आपने अ, जो भी कोई एसेट भी इवन आपने बचा के रखी है, तो अगर वो एसेट लिक्विड है, यानी फॉर एग्जांपल आपने सेविंग की है, आप सेवर हैं, तो आप वर्स्ट ऑफ रहेंगे। आपने 100,000 आज बचाए, आप ये सोच रहे थे कि मैं 5 साल बाद इस 100,000 की गाड़ी खरीदूंगा, 5 साल बाद अब वो गाड़ी जो है वो 160,000 की आ रही है इन्फ्लेशन की वजह से, तो आपकी जो मनी की वर्थ है वो कम होती जा रही है। तो सेवर्स आर वेरी वल्नरेबल टू इन्फ्लेशन। अच्छा, इसी तरह से बोरोअर्स फ़ायदे में रहते हैं, बस ये है। बोरोअर्स क्यों फ़ायदे में रहते हैं? जिन्होंने आज किसी से 100,000 लोन लिया और वो 5 साल बाद वापस कर रहे हैं, तो आज 100,000 की जो चीज़ आएगी, 5 साल बाद उस 100,000 में वो चीज़ नहीं आएगी। तो जिससे उन्होंने लोन लिया था वो नुकसान में रहा, लेंडर नुकसान में रहा और बोरोअर फ़ायदे में रहा। तो हर वो
शख्स जो कि किसी ऐसी ट्रांजैक्शन में, जैसे हमारे यहाँ कमेटी या बीसी का मामला होता है, तो जिसकी पहली निकल गई वो फ़ायदे में रहा, क्योंकि आज उसने वो चीज़ ख़रीद ली। 5 साल बाद जिसकी निकली है वो चीज़ अब वो नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि उतने की आई नहीं रही। तो पर्सनल कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेशन की मैंने समझाई। इस तरह से इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो सबसे पहले एक कॉस्ट होती है, उसको हम कहते हैं मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट कहते हैं हर उस कॉस्ट को जो इन्फ्लेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिवली कंपनीज के ऊपर पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसने 1 मिलियन अपने लेबल्स छपा के रखे हुए हैं, 1 मिलियन पैकेट्स चिप्स के बना के रखे हुए हैं जिस पे प्राइस लगी हुई है। तो अब क्या हो रहा है कि वो सारे लेबल्स चेंज करने पड़ेंगे, प्राइसेस चेंज करनी पड़ रही हैं, तो उनको रीटाइप करना है। इसी तरह से एक बंदा था, उसने एडवर्टाइज़ किया हुआ था कि जी मैं इतने में आपको हॉलीडे पे ले जाऊंगा। अब फ्यूल कॉस्ट चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली उसको अपनी चीज़ें, प्राइसेस को रिविजिट करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स को दोबारा बार्गेन करना पड़ेगा कि भाई ये प्राइसेस चेंज हो गई हैं। तो इन कॉस्ट को जो है ना मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। इसका लफ्ज़ इस यहाँ से आया कि होटल्स अपने मेन्यू प्रिंट करके रखते थे। अब मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ रेगुलरली ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होती, तो वो ज़्यादा अरसे के लिए मेन्यू प्रिंट होते थे। थोड़े दिन बाद अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी तो मेन्यू फिर चेंज होंगे। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे कि बड़ी तेज़ी से इन्फ्लेशन हो रही है और टेक्नोलॉजी मौजूद है, एक नया ट्रेंड आ गया है कि चीज़ों पे प्राइस लिखो ही नहीं भाई, चीज़ों पे लगा दो एक क्यूआर कोड। होता है ना वो डॉट 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 बने होते हैं कि भाई इस चीज़ की प्राइस जाननी है ना, आप क्यूआर कोड स्कैन करें, आपको पता चल जाएगा प्राइस क्या है। तो ये मेन्यू कॉस्ट बचाने के लिए अब ये ट्रेंड आ गया है। अच्छा, इकोनॉमिक कॉस्ट दूसरी जो होती है वो होती है आपकी एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इनकम्पेटिटिव हो जाती हैं। तो अनकम्पेटिटिव, TITIV, एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस जो है ना वो मुतासर होती है। आप जो चीज़ आज 100 रुपये की बना रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं, अब जब आप वो 200 की बनाएंगे तो दुनिया को कैसे ज़्यादा प्राइस में बेच सकेंगे, तो लोग आपसे चीज़ें नहीं लेंगे। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, आपकी इन्फ्लेशन आपके मुल्क में हो रही है, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स मुतासर होती हैं। तीसरी बात ये कि अगर महंगाई होती है तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो जाएगी। लोग क्या करें? अगर वो देख रहे हैं कि जो उन्होंने सेव किया वो हर थोड़े दिन बाद कम होता जा रहा है, तो फिर वो कैश पे, उस मनी पे, वो पैसा जो उन्होंने बैंक में रखा हुआ, उस पैसे पे उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। एक साहब ने अपनी लाइफ लॉन्ग सेविंग बैंक में रखी हुई है, बैंक उससे बिजनेस कर रहा है और इकोनॉमी को पैसे प्रोवाइड कर रहा है। वो सोचेंगे मैं इसको किसी और चीज़ में फ़िक्स करूँ पैसे को, तो इकोनॉमी पूरी की पूरी अनसर्टेन हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए। एक इन्फ्लेशन होती है जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होती है, फिर हाई इन्फ्लेशन होती है, फिर गैलपिंग इन्फ्लेशन होती है। गैलपिंग का मतलब होगा कि बहुत जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रही है, 10%, फिर 20%, फिर 30%। एक लेवल आता है कि आप हाइपर इन्फ्लेशन में चले जाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो थाउजेंड्स ऑफ परसेंट्स तक चले जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप पॉज करें और ज़रा दो केसेस रिसर्च करें। केस नंबर 1 है जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। जिम्बाब्वे में बहुत हाई इन्फ्लेशन हुई, इतनी हाई इन्फ्लेशन हुई कि ब्रेड लेने के लिए आपको बोरी भर के पैसे चाहिए होते हैं, तो इतनी इन्फ्लेशन हो गई। इसी तरह से एक केस आप स्टडी करें, इन्फ्लेशन इन जर्मनी पोस्ट वॉर। ठीक है, पोस्ट वॉर जर्मनी में कितनी इन्फ्लेशन हुई थी और उसके क्या नताइज निकले थे, थोड़ा सा रिसर्च करें। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है। तो आपने ये रिसर्च कर लिया कि इन्फ्लेशन कैसे जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो किस हद तक हो सकती है और उसके क्या नतीजे निकलते हैं, कैसे नए नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की और उससे इकोनॉमी का क्या बुरा हाल होता है। लेकिन ये बात भी आपने देखी कि
हम इंसान जो है ना वो सिचुएशन से इवेंचुअली ओवरकम करके बाहर आ ही जाते हैं। वो जर्मनी जो इतनी बड़ी शदीद इन्फ्लेशन से मुतासर हुआ था, वो किस तरह इवेंचुअली आज दुनिया का फिर लीडिंग कंट्रीज़ में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है, बड़ा खुशहाल मुल्क है। ठीक है, ज़िम्बाब्वे नहीं रिकवर कर सका, लेकिन उसके टाइम अभी इतना ज़्यादा गुजरा नहीं, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम आते हैं जी पॉलिसीज़ ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर इन्फ्लेशन होने की वजूहात आपके सामने हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उन वजूहात को कंट्रोल कर लें, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। बहुत से मुल्कों में तो यहाँ तक है कि अगर इन्फ्लेशन एक सर्टेन रेट से नीचे गई या ऊपर गई, तो फ़ौरन इकोनॉमिक मशीनरी जिसमें सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, ये सब अचानक से मूव करना पड़ेगा इनको, मतलब लाजमी है कॉन्स्टिट्यूशनली इनके ऊपर, जैसे यूके में इस तरह से। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बड़ा मज़ेदार काम गवर्नमेंट ये करती है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी टारगेट्स। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है सिर्फ अनाउंस करने से। ये क्या बात हुई? एक्चुअली इसका बहुत बड़ा ताल्लुक परसेप्शन से है। अगर आपको ये पता हो कि कल तेल की कीमत बढ़ने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आज ही तेल ख़रीद लेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब ये परसेप्शन होती है ना कि इन्फ्लेशन होने वाली है, तो उससे और इन्फ्लेशन होती है। और अगर आपको उसके उलट ये पता हो कि आज तेल 5,000 रुपये का एक टन मिल रहा है और एक महीने बाद ये 2,500 का हो जाएगा या 4,000 का हो जाएगा, तो आप आज अपनी तेल की कंजम्पशन कम कर देंगे, इंतज़ार कर लेंगे। तो लोगों को ये परसेप्शन होना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो इन्फ्लेशन टारगेट कर रही है, फ़िक्र नहीं करो, इन्फ्लेशन को नीचे ला रही है और ले आएगी। उनकी परसेप्शन इतनी अच्छी बिल्ड कर दी हो गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को ऊपर नहीं जाने देगी। तो ऑटोमेटिकली लोग जो हाइपर कंजम्पशन को नहीं एक्टिवेट होने देते। परसेप्टिव जो उनकी कंजम्पशन थी, जिसकी वजह से कि वो सोच रहे थे महंगाई होने वाली है, क्यों ना अभी ही सब खरीद लो, वो उस फेज़ में नहीं जाते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीक़ा है कि गवर्नमेंट अनाउंस करके रखे, लोगों का एक्सपीरियंस बिल्ड करके रखे। अच्छे से अनाउंस करने से नहीं होता ना, लोगों को पता है गवर्नमेंट मुंह से बहुत कुछ कहती है, करती वर्ती नहीं है। तो लोगों का एक्सपीरियंस भी हो कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को नहीं जाने देगी, हाथ से नहीं निकलने देगी। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो दूसरा काम जो कर सकती है वो है डिमांड साइड पॉलिसीज़ अपनाए, जो हमारे मुल्क में होता है। अब डिमांड साइड पॉलिसीज़ आपको पता है, मैं कितनी दफ़ा पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। वक्ती तौर पे कामयाब हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान ही होता है। डिमांड साइड क्या होती है? डिमांड साइड पॉलिसीज़ में एक हो सकता है कि फिस्कल पॉलिसी को श्रिंक किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शनल कॉन्ट्रैक्शनल जो पॉलिसीज़ हैं डिमांड साइड, वो क्या करती हैं? बल्कि मैं लॉन्ग रन सप्लाई कब बनाऊँ, तो वो क्या करती हैं? वो डिमांड को पीछे ले आती हैं, जिससे कि प्राइसेस नीचे आती हैं। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ जीडीपी को भी रिड्यूस करने का बायस बनती हैं। तो इससे एक नई सिचुएशन पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन यानी इन्फ्लेशन भी थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई। अब आपको पता है कि हमने जब अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस की थी, तो ये बात की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन आमतौर पे एक दूसरे के कन्वर्स हैं। कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन को कम करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। लेकिन कभी कभी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की डिमांड साइड पॉलिसीज़ के नतीजे में हो सकता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ब्रिजेस बनाना कम कर देगी, अपने वर्कर्स की सैलरी कम कर लेगी, या इस तरह का कोई भी काम करेगी। जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में अखराजात हैं वो कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली खर्चे कम होने से लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, उसके कम होने से मार्केट में डिमांड कम होगी। लेकिन ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स बनाना बंद कर दिए, सीमेंट की डिमांड कम हो गई, तो सीमेंट का प्रोड्यूसर भी तो इफेक्ट होगा। वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी।
मॉनेटरी पॉलिसी में भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, लोन देना कम कर दें, पैसे की सप्लाई मार्केट में शॉर्ट कर दें, तो कंज्यूमर्स पहले से कम कंज्यूम कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी, उससे बज़ाहिर प्राइसेस नीचे आएंगी। लेकिन ये प्राइसेस का नीचे आना, कंजम्पशन का कम होना, ऑटोमेटिकली ये भी प्रोड्यूसर्स को ये साइन देगा कि आप प्रोडक्शन कम कर दो, जीडीपी कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए डिमांड साइड पॉलिसीज़ इतनी पसंदीदा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजूहात, जो दो वजूहात हैं उनमें से एक वजह जो है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन थी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई थी। तीसरी वजह ये थी कि हमारे मुल्क बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। डॉलर की प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो इंपोर्ट महंगी होगी, और डॉलर्स की सप्लाई को किसी तरह से मैनिपुलेट किया गया कुछ लोगों ने, डॉलर्स ही इधर से उधर कर दिए, इसकी वजह से मार्केट में डॉलर शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर गई, अननेसेसरीली बहुत ऊपर चली गई। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने, बजाय इसके कि वो डॉलर को की सप्लाई को कंट्रोल करती है कि कहाँ जा रहा है भाई, कौन लेके जा रहा है, कहाँ उड़ रहा है डॉलर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिमांड साइड पॉलिसीज अडॉप्ट की, खासतौर पे मॉनेटरी साइड की, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट रख दिया, बोरोइंग करना बहुत मुश्किल हो गया। उससे क्या हुआ कि वो लोग जो पहले बोरो करके गाड़ियाँ ख़रीद रहे थे, अब वो गाड़ियाँ नहीं ख़रीद रहे, तो कार इंडस्ट्री बैठ गई। उससे क्या हुआ कि वो मैन्युफैक्चरर जो अपनी मज़ीद प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोन लेता था, वो लोन नहीं लेना, प्रोडक्शन और कम हो गई। प्रोडक्शन कम होने से मार्केट में वेजेस कम हो गई, लोग अनएम्प्लॉय हो गए, उनके अनएम्प्लॉय होने से, अनएम्प्लॉयमेंट होने से डिमांड और गिरी, उनकी डिमांड और गिरने से प्रोडक्शन और कम हुई, प्रोडक्शन और कम होने से डिमांड और गिरी। तो ये एक स्पाइरल है जिसमें हम गिर चुके हैं, और उसका जवाब आज ही की न्यूज़ थी कि आज ही गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ मनी इंजेक्ट की है लोकल मार्केट में, अराउंड कोई ट्रिलियंस ऑफ रुपीस इंजेक्ट किए गए हैं। उससे ऑटोमेटिकली बैंक्स को आसान लोन देना हो पॉसिबल होगा। आप देखिए ना, फिर डिमांड साइड से ही खेला, एक तरफ डिमांड साइड के मॉनेटरी पॉलिसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, मनी सप्लाई कम करने से उन्होंने कोशिश की कि इकोनॉमी की प्राइसेस कंट्रोल हो, नहीं हुई। अब जब वो डिमांड को, अपना मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी करेंगे, तो उससे थोड़ी बहुत जॉब्स पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में पड़ेगा, क्योंकि री एम्प्लॉय करते करते टाइम लगता है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ जाएगी अचानक से, और फिर इन्फ्लेशन और बढ़ने वाली है अभी। तो आई डोंट नो कि ये कब समझेंगे, या कौन समझेगा, कैसे समझेंगे। हमसे तो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ पे। क्यों और किस तरह से पॉलिसी मेकिंग हो रही है, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना। सप्लाई साइड पॉलिसीज़ की मैं हमेशा से फेवर में रहा हूँ, और पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट होते हैं। सप्लाई साइड पॉलिसीज़ का मतलब क्या होगा कि वो वजूहात जिनकी वजह से लॉन्ग रन इन्फ्लेशन में क्रिएट हो सकती है, उनको ख़त्म किया जाए। उसमें से एक है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सस्ता करना, किसी तरह से उनकी प्राइसेस नीचे लाना। उसके लिए गवर्नमेंट बेहतर अल्टरनेटिव तलाश करे। अगर फ्यूल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी महंगे तरीक़ों से, तो सस्ते तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को में इन्वेस्ट करे। वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, न्यू न्यू नेचुरल रिसोर्सेज को तलाश करने के लिए करे। नेचुरल रिसोर्सेज, वो जो है वो अल्टरनेट रिसोर्सेज पे काम करे। अल्टरनेट जो महंगी चीज़ें हैं उनका अल्टरनेट तलाश किया जाए। जैसे कि अगर कहीं से महंगी फ्यूल आ रही है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए जाएँ कि लॉन्गर रन कॉन्ट्रैक्ट्स हों, वो सस्ते पड़ते हैं। आप किसी मुल्क से 1 महीने की फ्यूल मंगा रहे हो, महंगी पड़ेगी। जैसे बड़ा बहुत बहुत कॉमन है, सर्दियों में पूरा यूरोप फ्यूल मंगाता है, पूरे यूरोप को गैस चाहिए होती है। अब सर्दियों में कतर कतर गैस का मेजर सप्लायर है दुनिया में। कतर से जाके गैस मांगेंगे, कतर कहेगा भाई बहुत महंगी है गैस, इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए। तो आप क्या करते हैं, वो सीज़न जब पूरी दुनिया को गैस नहीं चाहिए होती, उस सीज़न में जाके कतर से नेगोशिएट करते हैं, और 5 साल का, 10 साल का गैस का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इतनी छोटी सी बात है, आपको भी समझ में आती है, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं होता। हम अचानक से देखते हैं कि ओहो, हमारे पास तो गैस शॉर्ट हो गई सर्दियों में, और हम सर्दियों में कतर के पास जाके कहते हैं प्लीज़ हमें गैस दे दो। वो अपने पीक पीक रेट्स पे गैस हमें देते हैं, फिर उससे जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है। तो ये सप्लाई साइड पॉलिसी है कि आप महंगी की जगह अल्टरनेटिवली कोई सस्ते रिसोर्सेज तलाश करें। आप जो है वो ऐसा करें कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। प्रोडक्शन बढ़ने के लिए क्या करें, आप स्टार्टअप्स को फंड करें। आप जो है वो जो
बिजनेसेस प्रोडक्शन बढ़ाएं, उन बिजनेसेस को इंसेंटिव दें कि जो बिजनेस है वो इतने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, हम उसको इतना बेनिफिट देंगे, उनको टैक्स कम कर दें। कितने मज़े की बात है कि अगर आपको इन्फ्लेशन कम करनी है तो उसका एक तरीका ये है कि आप टैक्स को कम कर दें। आप कहेंगे टैक्स कम होने से तो भाई लोग और कंज्यूम करेंगे, नहीं। टैक्स आप करें कॉरपोरेशंस पे कम, तो ऑपरेशंस पे कम टैक्स करेंगे, बिजनेस करने पे टैक्स कम कर दें, लोगों को इंसेंटिव दें कि वो बिज़नेस करें, तो ऑटोमेटिकली जब बिज़नेस पे टैक्स कम होगा तो बिज़नेस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली मार्केट में प्राइसेस नीचे आएंगी। छठी चीज़ ये है सप्लाई साइड के अंदर कि आप जो है वो कंपटीशन बढ़वा दें, एंट्री आसान कर दें, लोकल या इंटरनेशनल एंट्री आसान कर दें, लोग मार्केट में एंटर होना बहुत इजी लगे उनको कि ये तो बड़ी इजीली कारोबार सेटअप किया जा सकता है। तो उससे भी कंपटीशन बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ती है और मार्केट में इसी तरह से एक और तरीका है, वो भी कोई फीजिबल तरीका नहीं है लेकिन बाज़ औक़ात किया जाता है, वो है डायरेक्टली प्राइसेस को अफेक्ट कर लें हम, डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल। प्राइसेस को पकड़ के नीचे ले आए, चलो भाई नीचे आ जाए। क्या होगा इससे? डिमांड ना बढ़ी ना कम हुई, सप्लाई बढ़ी ना कम हुई, आपकी प्राइसेस यहाँ थी, आपने प्राइस एकदम से यहाँ कर दी, डायरेक्ट स्लैश कर दी। अब इस वक्त प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा है इस प्राइस पे और कंज्यूमर कंज्यूम करना चाह रहा है। ये जो है ना, इसको कहते हैं मार्केट में शॉर्टेजेस हो जाएंगी। और शॉर्टेजेस जब मार्केट में किसी चीज़ की हो जाएंगी, कीमत तो नहीं बढ़ेगी लेकिन चीज़ नहीं मिलेगी। ये बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया हमने, हमारे मुल्क में भी और दुनिया भर में भी। जैसे कि एक ज़माने में चीनी बहुत महंगी हो रही थी, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, चीनी की एक्चुअल प्राइस है जी 200 रुपये फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कहा चीनी 50 रुपये की मिलेगी, बस कुछ भी कर लो। प्रोड्यूसर बना ही नहीं रहा फिर चीनी, ठीक है हम भी नहीं बनाते, और कंज्यूमर कह रहे हैं हमें बहुत चीनी खानी है। तो मार्केट में चीनी शॉर्ट हो गई और अब जिनको चीनी चाहिए ज़रूरी, वो चीनी खरीद रहे हैं 500 रुपये के हिसाब से, क्योंकि ये शॉर्ट हुई हुई चीनी है। जिसको मिल गई उसने फटाफट ब्लैक करना शुरू कर दी, उसने मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। तो ये प्राइसेस को कैप करने का नुकसान है। अच्छा, प्राइसेस कैप की जा सकती हैं डायरेक्ट कंट्रोल करके, डायरेक्ट वेजेस भी कैप की जा सकती हैं। आपने प्राइस कैप कर दी तो प्रोडक्शन पे का डिसइंसेंटिव हो जाएगा, शॉर्टेजेस हो जाएंगी। आपने वेजेस कैप कर दी, अब वेजेस कैप कर दी, अगर सबकी वेजेस कैप कर दी तो वर्कर जो है वो डिसइंसेंटिव में आ जाएगा, वो कहेगा भाई मैं क्यों, इकोनॉमी में कितना ज़्यादा एक टसल क्रिएट हो जाएगा, एक डिससेटिस्फेक्शन होगी। अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की ही वेजेस कैप कर दी तो उनकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होगी, वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, वो काम ही नहीं करना चाहेंगे। तो इन्फ्लेशन यकीनन डायरेक्ट कंट्रोल से आपको उसी वक्त लगेगा अरे वाह ये तो कम हो गई, लेकिन इकोनॉमी पे इसके बड़े बुरे नताइज निकलते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं प्रॉफिट को कैप कर दूं, प्रोड्यूसर से कहूँ तुम कम प्रॉफिट कमाओ, प्रोड्यूसर को कम प्रॉफिट कमाने का तरीका ये है कि आप टैक्स कम कर दें। प्रोड्यूसर को कम प्रॉफिट कमाने का तरीका ये है कि आप कंपटीशन बढ़ा दें। अगर प्राइस को डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, प्रोड्यूसर छोड़ के भाग जाएगा। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, इसमें आपको पता है सप्लाई साइड पॉलिसीज़ इफेक्टिव ज़्यादा हैं, लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट आते 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 सालों लग जाते हैं। तो भाई मसला ये है कि इसको इफेक्टिवली सालों पहले करना चाहिए था। यानी अगर आज इन्फ्लेशन है, ये रोना रोते हैं पॉलिटिशियंस कि आज इन्फ्लेशन है तो मैं अभी सप्लाई साइड पॉलिसी लगाऊंगा, 5 साल बाद इम्पैक्ट आएगा, तो मैं आज की इन्फ्लेशन का क्या करूं भाई। तो हम ये कहते हैं ओ भाई, ये सप्लाई साइड पहले पॉलिसीज 5 साल पहले लगानी चाहिए थी। ये आपको नज़र नहीं आ रहा था कि इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ चली जाएगी, तो आप 5 साल पहले इसको लगाते तो आज आपको इन्फ्लेशन नहीं फेस करनी पड़ती। तो इसलिए सप्लाई साइड पॉलिसीज़ को जितना बुरा बना के पेश किया जाता है ना कि इनफेक्टिव है, होता ही नहीं है, फ़ायदा ही 10 साल बाद होता है, तो ये इतना सॉलिड उनका नहीं है आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये तो आपका प्लानिंग के फेलियर है कि आप उसको टाइमली नहीं कर सके। सो बहरहाल, लेकिन जब भी आप सवाल का जवाब देंगे तो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ के जवाब में हमेशा ये कहेंगे कि यार ये इनफेक्टिव होती हैं शॉर्ट रन में। लेकिन आप ये बात कह सकते हैं जो मैंने कही कि एक्चुअली ये इनफेक्टिव इसलिए होती हैं कि इट्स अ फेलियर ऑफ प्लानिंग। तो ये कुछ हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात की। अब हमारी एक आखिरी डिस्कशन है जो कि है डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के रेट का कम होना 20% से हो रही थी या 15% से हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन हो रही है, तो इसको कहते हैं डिस इन्फ्लेशन।
लेकिन इन्फ्लेशन ही कम हो गई। पहले प्राइसेस 200 थी, अब प्राइसेस 150 हो गई, माइनस में हो गई इन्फ्लेशन। तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज अ बैड थिंग। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन हो, मैंने जैसे कहा कि इफेक्टिवली इन्फ्लेशन 2%, 2.5% होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिफ्लेशन इज़ अ बैड थिंग। और आपको उम्मीद है कि अब तक काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी ये बात कि डिफ्लेशन एक बैड थिंग क्यों है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और डिस्कस करें कि डिफ्लेशन आपके ख्याल से क्यों बुरी होती होगी। तो आपने डिस्कस कर लिया, होपफुली बहुत सारे पॉइंट्स निकाले होंगे मज़े मज़े के, और फिर मैं कोई भी जो बात करने जाऊंगा अब आपको नई नहीं लगेगी, लेकिन लेट्स सी मे बी कि मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि आपको आपकी नॉलेज में इजाफा करे। अ, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्राइसेस गिरती क्यों हैं। प्राइसेस गिरने की एक सबसे अच्छी अच्छी वजह ये होती है कि जीडीपी या प्रोडक्शन बढ़ गई। अब प्रोडक्शन बढ़ गई इस तरह से कंपटीशन ज़्यादा आ गया, जब पीछे सारी बातें की, या मिनरल रिसोर्सेज नए आ गए, या आपको जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज नए मिल गए, या आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, या आपका लेबर ज़्यादा इफेक्टिव हो गया समहाउ। तो अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी राइज हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो तब तो आप कहेंगे कि हाँ, ये डिफ्लेशन जो हुई है ना ये बुरी नहीं थी, क्योंकि इसने डिमांड को भी बढ़ाना है। यानी ये कौन सी डिफ्लेशन हुई है? ये डिफ्लेशन हुई है, सप्लाई बढ़ गई, प्रोडक्शन सस्ती हो गई, इसमें सबका फ़ायदा है। ये वो वाहिद डिफ्लेशन है जिसमें सबका फ़ायदा है। कैसे? कि इसमें प्रोडक्शन बढ़ी है, इस प्रोडक्शन के बढ़ने से प्राइसेस के नीचे जाने के बावजूद प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है, तो वो सस्ता पड़ने की वजह से उसकी कॉस्ट कट हुई है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हुआ, प्राइसेस नीचे चली गई। दूसरा, इन सस्ती प्राइसेस पे अगर एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस होंगे भी तो वो उनको एक्सपोर्ट कर देगा, तो उस सस्ते गुड्स हैं, एक्सपोर्ट भी आसान होगी उनकी। तो ये हर सूरत में विन विन सिचुएशन है। अगर प्रोडक्शन की के किसी भी फैक्टर की वजह से डिफ्लेशन हुई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होता, सिवाय चंद बड़े एग्जाम्पलरी सिचुएशंस में कि जब किसी मुल्क में कोई बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी मेकिंग की गई और ग्रेजुअली उनके यहाँ प्रोडक्शन इतनी ज़बरदस्त तरीके से बेहतर हो गए प्रोडक्शन प्रोसेसेस कि उनके यहाँ जो है वो चीज़ें बनना सस्ती हुई, कंपटीशन बढ़ा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हुए या अवेलेबल ज़्यादा हो गए। तो अदरवाइज़ नॉर्मली हम अपने आसपास देखें तो हमें अगर डिफ्लेशन कहीं नज़र आती है तो उस केस में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखे हमने। तो डिफ्लेशन की एक वजह मार्केट डिमांड का कम होना है, कि मार्केट में डिमांड ही कम हो गई। मार्केट डिमांड कम होने की क्या वजह हो सकती है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। मार्केट डिमांड कम होने की वजूहात एक ये हो सकती है, नंबर वन, कि लोगों की परसेप्शन अबाउट फ्यूचर ब्लीक हो गई। ब्लीक मतलब उनको फ्यूचर से कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। लोग जो हैं वो अब हाथ खींच के रखे हुए हैं, वो कंज्यूम नहीं कर रहे कि भाई आने वाले दिनों में कोई ख़राब दिन आने वाले हैं। तो परसेप्शन परसेप्शन ख़राब हो गया, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो गई, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड गिरी। डिमांड गिरने से तो सब कुछ ही उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि जब कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस कर ले उससे क्या होगा, वो एक्सेस सप्लाई में जाएगा और वो नहीं बेच पाएगा, नहीं मार्केट को कैटर कर रहा होगा, तो वो उसका और डे बाय डे जो उसने पहले दिन बनाया था उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नीचे गई ही नहीं, तो उसकी वजह से उस वो मुस्तकिल लॉसेस में रहेगा। तो अच्छा, डिफ्लेशन के जो बहुत सारे रीजंस से ज़्यादातर रीजंस इन्हीं दो चीज़ों में रिलेट करते हैं, कॉस्ट या डिमांड। डिफ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नताइज क्या निकलते हैं, इस पर क्या आपने डिस्कशन किया। डिफ्लेशन का सबसे पहला नतीजा निकलता है कि कंज्यूमर डिले बाइंग। जब बाइंग डिले होगी, क्योंकि आपको पता है आज जो चीज़ इतने की है कल सस्ती होने वाली है, तो आप आज नहीं खरीदोगे। डिलेड बाइंग होगी तो स्टॉक पाइलअप होगा। ठीक है, स्टॉक पाइलअप हो गया तो प्रोडक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुकेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर वो पूरा एक साइकिल दोबारा चल पड़ेगा गड़बड़ का। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि वेज वेज पुश इन्फ्लेशन भी एक चीज़ होती है कि पीछे की एक बात है, लेकिन ये कि बीच में याद आई तो उसको मैंने कहा डिस्कस कर लूँ। वेज पुश इन्फ्लेशन भी एक स्पाइरल है। स्पाइरल से याद आया मुझे कि वेज बढ़ती है,
वेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन होती है तो मार्केट कहती है हमें और वेजेस चाहिए, उनकी वेजेस और बढ़ा दो, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ेगी, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, फिर वो मार्केट में कहेंगे हमें और वेज चाहिए। तो वेज इन्फ्लेशन या वेज प्राइस स्पाइरल जो है ना, ये बड़ी एक कॉमन ट्रैप है जिसमें कि कंट्री बहुत सारी दफ़ा फंस जाता है, जिसमें कि हम लोग भी इसका शिकार हुए हैं। जो अभी हमारी रिसेंटली मिनिमम वेज बढ़ाई है, जो बढ़ाना ज़रूरी थी अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे एक और पुश मिला हमें। वापस आते हैं तो स्टॉक पाइल होते हैं तो जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाती है, जीडीपी फिर नीचे जाने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, वर्क फोर्स कम हो जाती है, और वर्क फोर्स को कम किया जाता है, या अनएम्प्लॉयमेंट कह दें इसको, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसी तरह से जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स वो जो हैं, आज उन्होंने जो लोन दिया, कल जब उनको पैसे रिटर्न होंगे तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन जो बोरोअर्स हैं उनको नुकसान होगा, जब उल्टा हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन में मैंने कहा था ना बोरोअर्स फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि वो आज अगर 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, कल उस 100 में कुछ भी नहीं आना, आज ही वो फ़ायदा उठा लें। लेकिन आज अगर मैंने 100 रुपये लेकर और उसके कुछ चीज़ खरीदी तो कल वो चीज़ सस्ती हो जानी थी, तो मैंने आज जो लोन ले लिया वो मुझे महंगा पड़ा, मुझे नुकसान में रहा। तो बोरोअर्स जो हैं वो नुकसान में रहते हैं, और लेंडर इसलिए फ़ायदे में रहता है, उसने आज 100 रुपये का लोन दिया, उस 100 में से कोई ए चीज़ आती है, 10 साल बाद जब वो लोन वापस हुआ उससे दो ए चीज़ें आ रही थी, तो वो तो ज़्यादा फ़ायदे में रहा। तो लेंडर्स फ़ायदे में रहते हैं और बोरोअर्स जो हैं वो नुकसान में रहते हैं। बोरोअर नुकसान में रहने का मतलब है कि अब इंडस्ट्री जो है वो नई मशीन भी नहीं लगाएगी, कहेगी आज मैं लोन लेके नई मशीन लगाऊं, मैं 10 साल तो 4 साल बाद लोन लेके नई मशीन लगा लूंगा, उस वक्त चीज़ों की प्राइस नीचे होगी, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, सेविंग बढ़ जाती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जाती है, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है। टैक्स रेवेन्यू क्योंकि डिफ्लेशन हो रही है ना, डिफ्लेशन का मतलब है कि लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, और ऑटोमेटिकली डिफ्लेशन जो है वो रिसेशन की तरफ चली जाती है। रिसेशन आपको याद है ना, हमने जीडीपी ग्रोथ में डिस्कस किया था कि जीडीपी ग्रोथ होने के बजाय जीडीपी नीचे जाने लगता है। गवर्नमेंट इस सूरत में क्या करे जब डिफ्लेशन हो रही हो, डिसइंफ्लेशन वॉज ओके, डिफ्लेशन हो रही है, और ख़ास तौर पे वो डिफ्लेशन हो रही है जो कि कॉस्ट पुश नहीं है, कॉस्ट की वजह से नहीं है, बल्कि वो इकोनॉमी में स्लम्प आ रहा है, डिमांड ही नहीं रही, कंजम्पशन कम होती चली जा रही है। तो ऐसी सूरत में इस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन जो हमने डिफ्लेशनरी इकोनॉमीज़ देखी हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं देखी हमने कोई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स की। उसमें से एक पॉलिसी जो हम पुरानी ज़माने की याद करते हैं, जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे अमेरिका में भी यूज़ हुई थी, वो थी कि गवर्नमेंट ने जो है ना वो अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ा दी, हालांकि वो नुकसान में थी स्पेंडिंग करने पे। मैंने कहा ना कि हर प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मैं अपनी स्पेंडिंग बाद में करूँगा, जब और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने राइट अवे अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, डैम्स बनाना शुरू कर दिए, गवर्नमेंट ने कोई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगा दिए। जब मेगा प्रोजेक्ट्स लगेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ों की डिमांड एकदम से क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो उनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो ये जो रिसेशनरी या डिफ्लेशनरी ट्रेंड है ये ब्रेक होगा थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाती है, गवर्नमेंट बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देती है, तो उससे कुछ एक फ़ायदा होता है। सेकेंडली गवर्नमेंट के पास एक तरीका ये कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पुश करती है। गवर्नमेंट देख रही है लोकल कंजम्पशन नहीं हो पा रही, तो और प्रोड्यूसर खुद से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा अगर, तो गवर्नमेंट उसमें असिस्टेंस क्रिएट करती है। गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ ताइफे जाते हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाके एग्जीबिशंस लगाते हैं, उन एग्जीबिशंस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देती है कि आप ये जो एक्चुअल प्राइस है उससे भी नीचे बेच दो, लेकिन आप बेचो ताकि आप प्रोड्यूस ज़्यादा करो, आप प्रोड्यूस ज़्यादा करोगे तो इकोनॉमिक साइकिल डेवलप होगी, ज़्यादा लोगों को हायर करोगे, उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, फिर वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो थोड़ा सा इस रिसेशनरी और डिफ्लेशनरी ट्रेंड से बाहर निकलेंगे। रिसेंट केस अभी हमारे पास जापान का है,
जापान इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। उसकी प्री वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, पोस्ट वॉर और रिसेंट टाइम्स को अगर आप स्टडी करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग इकोनॉमी है, उससे बहुत कुछ लेसन्स मिलते हैं हमें। और तो जापान में जो है वो डिफ्लेशनरी ट्रेंड से, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शंस, जीडीपी प्रोडक्शन काफ़ी उस पे मुतासिर रही पिछले कुछ डेकेड्स में। तो उस केस को भी आप देख सकते हैं। ये फाइनली आपको मैं यही चाहूँगा कि आप ये करें कि जापान एंड डिफ्लेशन को आप सर्च करें और देखें उसके अफेक्ट्स एंड व्हाट आर द पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट adapted टू कंट्रोल दीज। ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा और इंसाइट्स मिलेंगी। तो होपफुली हमने इन्फ्लेशन को टोटली जो भी इस चैप्टर में था वो कवर कर लिया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कोर्स के बियॉन्ड हैं, वो मैंने थोड़ी बहुत इसमें डिस्कस की ताकि इंटरेस्टिंग रहे टॉपिक आपके लिए। तो लेट्स मीट विद द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अपनी ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।